हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया जीएस क्लासेस। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में विभिन्न शक्तियां प्राप्त है। सबसे पहले जो शक्ति प्राप्त है उसे कार्यपालिकी शक्ति है, विधायी शक्ति प्राप्त है, उसको न्यायिक शक्ति प्राप्त है, वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है, कूटनीतिक शक्ति प्राप्त है, सैन्य शक्ति प्राप्त है, आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है। इसी क्रम में आज हम कार्यपालिकी शक्ति और विधायी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता के लिए, उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। आर्टिकल 75 के तहत जो बहुमत दल का जो नेता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसी प्रधानमंत्री की सलाह पर वो मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये जो मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं और ये मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 76, भारत का महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह करता है। वर्तमान में हमारे जो महान्यायवादी हैं वो हैं श्री के वेणुगोपाल जी। ठीक है। अब हम आर्टिकल 77 के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 77 में क्या होता है? आर्टिकल 77 में जो भारत सरकार के जो सभी कार्यपालिकी कार्य हैं, भारत सरकार के सभी कार्यपालिकी कार्य ये राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ये कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लेकिन यहाँ पर जो कैग है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर नहीं बने रहता। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। विधायी शक्तियों में क्या? सबसे पहले मनोनयन की बात करते हैं। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। राज्यसभा में वैसे ही 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में 2 सदस्यों। ये जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं जैसे कला, साहित्य, खेल और विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेष उपलब्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं जिनकी दक्षता विशेष होती है, उन ऐसे ही 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहत 2 आंग्ल भाषा समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करता है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 85। राष्ट्रपति को संसद में सत्र को आहूत करने की, उसकी सत्रावसान करने की और उसे भंग करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। आर्टिकल 86 के तहत सदन में राष्ट्रपति को अपना अभिभाषण भेजने तथा सदन में संदेश देने का अधिकार प्राप्त है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन में संसदीय कार्य प्रणाली में कभी कभी साधारण विधेयक के मामलों में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में संविधान में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इसी संयुक्त अधिवेशन के तहत अभी तक 1961 में दहेज प्रताड़ना एक्ट के लिए, 1978 में बैंकिंग संशोधन अधिनियम के तहत, 2002 में पोटा एक्ट के तहत संयुक्त अधिवेशन हुआ है। ऐसे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऐसे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का जो शक्ति प्राप्त है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगर अध्यक्षता में लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति होगा वो इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करना। सामान्य अगर सदन में दोनों सत्र चल रहे हैं तो विधायी प्रक्रिया को अपनाकर कानून बनाया जा सकता है। लेकिन जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन ना चल रहा हो और देश में ऐसी स्थिति आए कि एक कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की सलाह पर कारण के साथ राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन इस कारण को, इस सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। उसे कारण बताना आवश्यक होगा और ये कारण तर्कसंगत होना चाहिए, तब जाके ये अध्यादेश जारी होगा। ये जो अध्यादेश है मैक्सिमम 6 माह के लिए जारी होता है और संसद के सत्र में आते ही इसे संसद सत्र में
इसके पटल में प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा ये 6 सप्ताह तक ही वैध रहेगा, उसके बाद इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 123 के तहत इसे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं हम वीटो पावर्स की। आर्टिकल 111 में वीटो पावर के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के जो वीटो पावर है उसके बारे में बताया गया है कि कुछ मामलों में, कुछ विधेयकों में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस विधेयक पर पुनर्विचार होना चाहिए, यह विधेयक नहीं बनना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसके बाद बहुत सारे वीटो पावर हैं जिसका वो प्रयोग कर सकता है। ऐसे ही वीटो पावर के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आतंकित वीटो की। आतंकित वीटो का तात्पर्य है कि इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है कि इस विधेयक को पूर्ण रूप से मना कर सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1954 में इसी वीटो पावर का प्रयोग करके पेप्सू, जो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के बारे में जो विधेयक बना था, उसमें उन्होंने आतंकित वीटो जारी किया था। ऐसे ही 1991 में राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, उन्होंने सैलरी एंड पेंशन एक्ट में भी इस वीटो पावर को जारी किया था। अब हम बात करते हैं कि ये वीटो पावर आया कहाँ से लिए हैं इन्होंने, हमने संविधान में इसे कहाँ से लिया है? हमने इसे ब्रिटेन से लिया है। अब हम बात करते हैं निलंबनकारी वीटो की। इसे हमने फ्रांस से लिया है। ठीक है, निलंबनकारी वीटो में एक बार इस वीटो पावर का प्रयोग करके राष्ट्रपति विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद में वापस भेज देता है, कैबिनेट में वापस भेज देता है। वो अगर पुनः विचार करके बाद संशोधनों के बाद वापस आता है या बिना संशोधन के वापस आता है, राष्ट्रपति को इस विधेयक को जारी करना होगा, इसे पास करना होगा। अब बात करते हैं जेबी वीटो की। जेबी वीटो में क्या होता है? जेबी वीटो में ना तो राष्ट्रपति इस पर अपने हामी भरता है, ना ही सहमति देता है। इसी 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, जो राष्ट्रपति थे उस समय, डाक संशोधन विधेयक के मामले में उन्होंने ऐसे ही इसे ना तो इसमें हामी भरी ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कार्यपालिकी शक्ति और विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे न्यायिक शक्ति के बारे में। सभी संविधान ने अपने कार्यपालिका प्रमुख को किसी न किसी रूप में क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की है। भारतीय संविधान के द्वारा भी अपने कार्यपालिका प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 72 के तहत उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके वह क्षमादान करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लघुकरण की। लघुकरण में वर्तमान दंड की जगह एक वैकल्पिक दंड की व्यवस्था की जाती है और जिसकी जो प्रकृति है वो लघु होती है, मतलब उसकी प्रकृति को कम कर दिया जाता है। जैसे कठोर कारावास है, उसको सामान्य कारावास में परिवर्तित कर देते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं परिहार। इसमें दंडादेश की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है। जैसे कि किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे निर्वासन में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं क्षमा। इसमें अपराधी को पूर्ण रूप से क्षमादान कर दिया जाता है। प्रविलंबन, दंडादेश का अस्थायी रूप से निलंबन कर दिया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं विराम। किसी विशेष कारण से, अगर मान लेते हैं किसी अपराधी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे गंभीर बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में विशेष कारण है ये, तो न्यून दंडादेश जारी कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये था आर्टिकल 72। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 124, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? पीएम और कॉलेजियम की सलाह पर। ठीक है। अब आर्टिकल 216 की बात करते हैं। ये जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उच्चतम न्यायाधीश होती हैं, इनकी नियुक्ति सीजीआई की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। हमने कार्यपालिकी शक्ति में आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी के बारे में पढ़ा था। वही ये महान्यायवादी होता है आर्टिकल 143 के तहत, वही ये महान्यायवादी होता है जो राष्ट्रपति के लिए किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उस सलाह को लेने के लिए, ना ही सुप्रीम कोर्ट बाध्य है सलाह देने के लिए। ठीक है। तो ये न्यायिक शक्तियाँ थी राष्ट्रपति की। अब हम इसकी वित्तीय शक्तियों के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 112, बजट
जैसा कोई शब्द संविधान में कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण ये शब्द है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बजट शब्द का प्रयोग करते हैं संसदीय कार्यवाही में। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वही संसद में इस बजट को पेश करवाता है, अर्थात प्रस्तुत करवाता है। इसके बजट को प्रस्तुत कराने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। आर्टिकल 110 धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। इसे संसद के पटल में प्रस्तुत करने से पहले, लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, और राष्ट्रपति इस पर वीटो पावर नहीं करता है क्योंकि उसकी पूर्वानुमति से ही हुआ है ये, ठीक है। तो ये धन विधेयक हुआ। धन विधेयक के मामले में अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। विवाद की स्थिति में आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति की। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं सैन्य शक्ति की। तीनों सेना का ये सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति। इसके कार्यकाल में 2 बार फ्लीट रिव्यू होते हैं, जिसमें ये बेड़ा समीक्षा होती है, जिसमें ये शामिल होते हैं। कूटनीतिक शक्ति के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 77 के तहत जितने भी भारत के अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे वो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ये राजनयिकों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रमंडल देश 1948 में भारत राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हुआ। राष्ट्रमंडल देश कौन है? राष्ट्रमंडल देश वे देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, यही राष्ट्रमंडल देश हैं। यहाँ पर उच्चायुक्तों की नियुक्ति होती है, अन्यथा साधारण देशों में राजदूतों की नियुक्ति होती है, ठीक है। में हमने राष्ट्रपति के कार्यपालिकी शक्ति, विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति के बारे में पढ़ा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको सारी जानकारी मिली होगी सभी एग्जामिनेशन से संबंधित। थैंक यू।